हेलो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो पार्ट्स थे, जो भी इसके पॉइंट्स थे, वो सब डिस्कस कर दिया था मैंने, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में। द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1887 बाई हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने इसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया था, डिस्कवर किया था। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए। हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस डिटेक्टर लूप वेयर इनहेंस्ड व्हेन द एमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक एमीटर प्लेट है। एमीटर प्लेट हम उसको बोलते हैं बच्चों जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और ये हो गया कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट उसको बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा। तो इन्होंने बोला कि जब यहाँ पे यूवी रेज इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलेगा जो कि यहाँ आकर के स्ट्राइक करेगा, कलेक्टर पर आकर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया स्पार्क, हाई वोल्टेज स्पार्किंग ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो जिस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, प्रोटॉन फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूवी रेज आया, कुछ एनर्जी लेके आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ जाके स्ट्राइक किया होगा। तो कुछ नेगेटिवली चार्ज, उस वक्त पे इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं था, तो बोला गया कि कुछ नेगेटिवली चार्ज निकल करके यहाँ पे हाई वोल्टेज स्पार्किंग किया। ठीक है, तो उसी चीज़ को पूरा इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्जॉर्ब। क्योंकि जो भी चार्ज निकला था ना, वहाँ से जो भी चार्ज निकला था उसी को बाद में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बोला कि जब लाइट फॉल होगा मेटल सरफेस पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सरफेस के नज़दीक में है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन से, एंड जो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ओवरकम करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि जब किसी भी मेटल सरफेस की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इस पर एनर्जी इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनता है। तो ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करके इस इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींच लेता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एनर्जी देंगे ना, तो उतना जब सफिशिएंट आप एनर्जी देंगे जिससे कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल सके, ठीक है, तब जा करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वही बोला गया कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल ऑफ द सरफेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल जाता है। आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट द इलेक्ट्रॉन्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इनटू सराउंडिंग स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आके स्ट्राइक करता है, तो हाई वोल्टेज स्पार्किंग होता है। ये सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन था। अब इसके बाद से हेल्वच एंड लेनार्ड ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन देखिए इनका क्या है। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेयर allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes। बोला गया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट कराएंगे एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर। अब बच्चों ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्या होता है तो एक ऐसा ग्लास ट्यूब बच्चों जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड। इनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रहेगा, तो वहाँ पे करंट का फ्लो होगा। एज सुन एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेर स्टॉप्ड, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आप स्टॉप करेंगे तो करंट का फ्लो भी वहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये पूरा जो चैम्बर है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। यहाँ पर एक ऐसा ओपनिंग होता है ना, ऐसा सेक्शन ओपन होता है विंडो टाइप का, जिसको क्वार्ट्ज से हम कवर करते हैं। क्वार्ट्ज क्या काम करता है यहाँ पर, तो क्वार्ट्ज सिर्फ यूवी रेज को पास करने देगा, बाकी रेज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, क्योंकि यूवी रेज के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर मटेरियल यूज़ करते हैं
जो कि यूवी रेज को पास करने दे। तो ये क्या करेगा, यूवी रेज को पास करने देगा और ये यूवी रे जाके कैथोड यानी कि एमीटर पे स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एमीटर के पास सरफेस पे, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जैसे बाहर निकलेंगे तो अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैठा देता हूँ, ठीक। बाहर निकलेंगे, ओके। और बाहर निकलने के बाद ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचेंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुँच सकते हैं, हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों जिसमें से 80 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जा रहे हों, सफिशिएंट एनर्जी मिल रहा हो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है सफिशिएंट एनर्जी गेन नहीं कर पा रहे हो कोलिजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉटम में भी होते हैं ना और कुछ सरफेस पे होते हैं। तो सरफेस वाले पहुंच जाएंगे, बट जो ये निकलेगा ना, ये पूरा एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉलिजन करते हुए बाहर निकलेगा, तो कुछ एनर्जी कॉलिजन में भी लॉस होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सर्किट क्लोज है तो अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट का फ्लो कहाँ होगा, करंट का फ्लो तो इसका अपोजिट में होगा, इधर की तरफ। इसको हम बोलते हैं फोटो करंट, ओके। बट अब क्या हुआ, मान लीजिए अगर आपने 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तो 100 में से अगर 80 ही पहुंचा है और 20 नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ बैटरी का कनेक्शन दिया जाता है। बट मेनली आप ध्यान जरूर रखिएगा इस चीज़ का कि हम बैटरी का कनेक्शन तो दे रहे हैं, है ना, बट साथ में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं, बट बैटरी के कनेक्शन से पहले भी यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा था, ठीक है। जब बैटरी यहाँ पर नहीं था, जब बैटरी नहीं था तब भी यहाँ पर करंट का फ्लो तो हो रहा था ना, सर्किट क्लोज था। बट अभी बैटरी देने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए कि आपने बैटरी दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ से 80 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पहुँच गए, ओके, बट 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि निकला कितना है 100 इलेक्ट्रॉन्स, बट 20 इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं पहुँच पा रहे थे यहाँ से, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बैटरी कनेक्ट करते ही कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव बनेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ। एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कुलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करता है ना, वो फील्ड के अगेंस्ट, मतलब फील्ड के अपोजिट में एक्ट करता है। तो फील्ड इधर है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फील्ड का अपोजिट फोर्स इधर लगेगा, तो ये बैटरी की हेल्प से बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँच नहीं जाए तब तक आप बैटरी को स्लाइटली इंक्रीज करते रहिए, इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, ओके। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था यहाँ पर, लेनार्ड और हैरोज ने, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली। और देखिए यहाँ पर मेनली लाइट की वजह से हुआ था ना, अगर लाइट का इंसिडेंट हम बंद कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो बैटरी किसको पहुंचाएगा, पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी तो बैटरी उनकी हेल्प करके यहाँ पहुंचाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि जैसे हम रेडिएशन का फॉल यहाँ बंद कर देंगे, जैसे रेडिएशन का इंसिडेंट हम बंद कर देंगे ना, ठीक है, करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फिर कैसे पहुंचेगा वहाँ पर, ओके। तो इसलिए बोला गया कि जैसे ही आप यहाँ पर लाइट का रेडिएशन मतलब इंसिडेंट बंद कर देंगे, ठीक है, करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। देखिए, एज सुन एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेर स्टॉप्ड, द करंट फ्लो ऑल्सो स्टॉप्ड। When ultraviolet radiations fall on the emitter plate C, electrons are ejected from it, which are attracted towards positive plate. क्योंकि क्यों अट्रैक्ट होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी समझा रहा था मैं उसी के बारे में लिखा गया है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब रिजल्टिंग इन द करंट फ्लो। दस लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एमीटर कॉजेज करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो लाइट यहाँ पर गिरेगा बच्चों, वो यहाँ पर करंट के फ्लो को जनरेट करेगा। करंट मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट होगा, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, हेल्वर्च और लेनार्ड, बच्चों नाम थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, हेल्वर्क या हेल्वर्च जो भी है। तो यहाँ पर ये बोला गया, मतलब इन्होंने पूरा स्टडी किया, इन्होंने देखा कि भाई कलेक्टर पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया उसके साथ कैसे वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, कौन वेरी करेगा, फोटो करंट, कि फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ चेंज कैसे करेगा, जो लाइट का इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने, इन सारी चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, वेरिएशन करके देखा बार बार, ठीक है। फिर बाद में हेल्वर्च ने यहाँ पर 1888 में और स्टडी किया। इन्होंने कैसे स्टडी किया,
तो इन्होंने पहले एक नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट को लिया, ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट पे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर चार्ज लॉस्ट हो जा रहा है, कुछ चार्ज लॉस हो जा रहा है, मतलब ये जिंक प्लेट है बट ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ पर जैसे ही आपने यूवी रेज इंसिडेंट कराया, कुछ यहाँ से चार्ज लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ वो सोचिए, क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, यूवी रेज दिया, तो यूवी रेज देते ही क्या हुआ, एनर्जी मिला इनको, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए वो तो इसके लिए क्या हुआ, जिंक प्लेट के लिए तो लॉस ही हो गया ना, जिंक प्लेट से तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। फर्दर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है, जब हम नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं तो लॉस हो रहा है, अगर हम न्यूट्रल लेंगे, अनचार्ज लेंगे तो क्या होगा, तो इन्होंने देखा कि जब अनचार्ज है और इसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो सोचिए अनचार्ज है, दैट मीन्स कि क्या हुआ, जितने मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी थे इस जिंक प्लेट के अंदर, क्योंकि अनचार्ज है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो यहाँ तो क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी तो कौन एक्सेस में होगा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक्सेस में होने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ बोला गया कि द अनचार्ज्ड जिंक प्लेट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन इट वाज irradiated by ultraviolet light. Positive charge on a positively charged zinc plate was found to be further enhanced when it was illuminated by ultraviolet rays. बोला कि और ये चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर हम और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस he concluded that negatively charged particles were emitted from zinc plate under the action of ultraviolet light. तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मतलब कोई भी न्यूट्रल मेटल भी है, अनचार्ज मेटल सरफेस भी है, तो हम जितना ज़्यादा लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पॉजिटिवली बनते जा रहा है, उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव प्लेट बनते जा रहा है। और ये पॉजिटिव प्लेट बनने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट तभी बनेगा जब नेगेटिव चार्ज क्या हो, बाहर निकल जाए। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जिंक प्लेट से, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है मैंने। इट बिकेम एविडेंट दैट इंसिडेंट लाइट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी emitted from emitter plate due to negative charge. The emitted electrons are pushed towards the collector plate by the electric field. जो emitted electrons है ना, उनको collector plate की तरफ कौन push करता है, तो electric field करता है। Hallward and Leonard also observed that when ultraviolet light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of incident light was smaller than a certain minimum value called threshold frequency. देखिए बच्चों, यहाँ पर लेनर्ड ने और हालवोच ने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट, मतलब इसमें क्या ऑब्जर्व किया, एक और ऑब्जर्वेशन, कि जब भी हम किसी सर्टेन मिनिमम, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया गया, बोला गया कि एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करोगे तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, ठीक है। एंड उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, threshold frequency. The minimum frequency depends on the nature of the material of the emitter plate. देखिए, the minimum frequency at which electrons emitted from the metal surface is called frequency. अब यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एवरी फ्रीक्वेंसी पर, मतलब एवरी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है, ओके। मतलब हर कोई ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट इंसिडेंट कराओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देगा मेटल सरफेस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक मिनिमम क्राइटेरिया है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे ही एमिट करेगा, ठीक है। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है
ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी डिफाइन होता है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे मिनिमम जो एनर्जी देना पड़ेगा वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। तो इस एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो कुछ होगा और यहाँ पर ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो यहाँ पर इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा मैं उस मेटल के, इस मेटल के लिए क्या बोलूँगा कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर आप कम देंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं होगा, बाहर एमिट नहीं होगा, ओके। मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक, इन्होंने ऑब्जर्व किया है, ओके। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम रिस्पॉन्डेड ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट पे ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे लाइट पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एमिट करना। तो ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा जो भी ये मेटल्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट लाइट जब इन पे इंसिडेंट कराएंगे अब तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदर लाइट्स पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे अल्कली मेटल्स भी होते हैं बच्चों, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, रुबिडियम, जो कि विजिबल लाइट पे सेंसिटिव होते हैं। मतलब विजिबल लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप विजिबल लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ओके। विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, है ना। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 700 नैनोमीटर तक होता है, ओके। ऑल दिस फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एमिट होता था उनको हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहा है। बट जब डिस्कवरी हो गया तो हम क्या बोलने लगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उनको बाद में जो लाइट की वजह से एमिट होने लगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स जो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुए इस मेटल सरफेस से, बट ड्यू टू लाइट हुआ, लाइट इंसिडेंट कराया हम लोगों ने इस पर सफिशिएंट एनर्जी का लाइट दिया, तो लाइट इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन ड्यू टू फोटो मतलब लाइट, तो उसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे इलेक्ट्रॉन एमिशन के फेनोमेना को बोल दिया गया कि द फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या यहाँ मिल रहा है उसी को बोल दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन एमिशन है ड्यू टू लाइट, ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशंस, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल के बहुत सारे पार्ट या ऑलमोस्ट सारे पार्ट मैंने आपको अभी समझाया था कुछ देर पहले इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो वही पार्ट यहाँ पर दोबारा से है जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। एक बार रीडिंग देख लेते हैं हम लोग। फिगर 11.1 डिपिक्ट्स द सिस्टेमेटिक डायग्राम व्यू ऑफ अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास quartz tube having a thin photosensitive plate C and another metal plate A. Monochromatic light from the source S of sufficiently short wavelength passes through the window, ठीक है। यहाँ पर जो पूरा सेटअप है ना, इसमें जो विंडो है ये सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज को ही पास करने देता है, क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। और यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड है,
कैथोड को हम एमीटर बोलते हैं, ठीक है, और एनोड को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलने का या प्लेट बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे लाइट इंसिडेंट करेगा ना तो इतना सेंसिटिव है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बाहर निकलना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये कम्यूटेटर है, ये दोनों वायर, ये और ये कम्यूटेटर बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये एक स्विच की तरह काम करेगा। देखो, जब आप इस कैथोड के वायर को चाहे तो पॉजिटिव से जोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर हमें मर्जी हो, ज़रूरत पड़े तो हम इसको नेगेटिव से जोड़ सकते हैं, ऐसे देखो, ठीक है। तो ज़रूरत के अनुसार हम उसको स्विच कर सकते हैं, ठीक। ये माइक्रो एमीटर है। ये माइक्रो एमीटर का काम होता है कि मतलब करंट को मेजर करना, बट यहाँ पर करंट जो होता है फोटो करंट है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है उसका ऑर्डर बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में होता है। तो इतने कम करंट को, इतने स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने के लिए माइक्रो एमीटर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये होता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच का मेजर करना होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, ओके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन किया है, जो पहले भी आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि बैटरी का काम क्या है। बैटरी काम ये है कि अगर 80 इलेक्ट्रॉन्स निकल के खुद से पहुँच जा रहे हैं और रिमेनिंग 20 नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर 100 टोटल निकला है तो उन 20 को पहुँचने में हेल्प करेगा। बट बैटरी यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब लाइट आएगा, ठीक है। तो बैटरी का काम है सिर्फ थोड़ा सा करंट को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा मतलब वहाँ पर इफेक्ट नहीं डालता है बैटरी करंट के फ्लो पे, ठीक है। अब ऐसा होता क्या है कि बैटरी कनेक्ट करने से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे तो पहुंचते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है। ये जितने लिखे हुए यहाँ से यहाँ तक पूरा वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट यहाँ पर, ओके। सो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट होगा, है ना। ये मैंने लिखा हुआ, अब समझाऊंगा भी यहाँ पर कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ देखते हैं इफेक्ट, है ना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, द कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर सी। यहाँ जो कलेक्टर है ना ए, उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखेंगे सी के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आपको समझाया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम सी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए, ठीक है, ए की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को, जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है और जो पोटेंशियल है यहाँ पर, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है और जो पोटेंशियल है ना, इसमें इसको हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और ये जो पोटेंशियल है, इसको हम कांस्टेंट करके तब इंसिडेंट कराएंगे, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड एंड रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ईच टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को फिक्स करने के बाद पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट और पोटेंशियल को भी कांस्टेंट, इन दोनों को करने के बाद इंटेंसिटी को बार बार वैरी किया गया, बार बार चेंज किया गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया, देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वैरिड एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इट इज़ फाउंड दैट, वहाँ पे क्या मिला कि फोटो करंट जो है ना लीनियरली इंक्रीज करता है इंटेंसिटी के साथ। जैसे जैसे फोटो करंट चेंज होगा, हम मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होगा फोटो करंट लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये ऑब्जर्वेशन में मिला, ठीक है। मतलब यहाँ पर फोटो करंट लीनियरली इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second. This implies that number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of radiation. मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखो और लिखा है पहले से
कि ये फोटो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आगे हम समझेंगे, है ना, आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है, कि लाइट जो है एनर्जी के पैकेट्स लेके आता है। लाइट जो इंसिडेंट होता है ना, वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लेके आता है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उतना ही ज़्यादा करंट भी होगा, फोटो करंट। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको याद रखिए। ठीक है, आप देखिए, फोटो करंट will change due to voltage between A and C till all photoelectrons will not reach to collector। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मान लीजिए कि टोटल 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो टोटल अगर 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो उसमें से एक ही बार में बिना बैटरी के हेल्प के 600 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए। तो इन 600 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, कहाँ पर, कलेक्टर पे। ये कलेक्टर है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो बैटरी की हेल्प की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुँचने में हेल्प करेगा। तो बैटरी से क्या होगा, बैटरी की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पा रहे थे ना, वही पहुँचेंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, ठीक है, बैटरी अब करंट को चेंज नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब जनरेट हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट जो इफेक्ट लेनार्ड ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसको भी समझना है। वी फर्स्ट कीप द प्लेट ए एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, illuminate the plate C with the light of frequency mu and fixed intensity I1। मतलब इस बार बोला गया कि इस बार आप क्या करें कि फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब इस बार इसको इल्यूमिनेट तो करें, मतलब इंटेंसिटी इस पर आप गिराइए, है ना, बट फिक्स इंटेंसिटी, इस बार इंटेंसिटी को फिक्स कीजिए, है ना, इंटेंसिटी को, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, फिक्स कर दीजिए, एंड फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कीजिए, मतलब दोनों चीज़ को फिक्स रखिए आप। उसके बाद क्या करें, बैटरी को वैरी कराइए। तो बैटरी को वैरी कराने से अभी जस्ट बोला था मैंने कि करंट तो वैरी करेगा, बट तभी तक वैरी करेगा जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं जाते हैं। वी नेक्स्ट वैरी पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ग्रेजुअली एंड मेजर द रिजल्टिंग फोटो करंट ईच टाइम। इट इज़ फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। ये भी मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगा जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो फॉर एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट्स। क्योंकि अब क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकले थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस बैटरी की हेल्प से क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, अब तो इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा निकला ही नहीं था। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकले थे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे के सारे 1000 यहाँ पहुँच गए। तो अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं यहाँ पर। तो अब आप बैटरी इंक्रीज़ करके भी करंट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब जब बैटरी की हेल्प से करंट इंक्रीज़ नहीं होगा तो मैक्सिमम जो करंट पहुँच पाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। If we increase the accelerating potential of plate A further, photo current does not increase. This maximum value of photoelectric current is called saturation current। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि बैटरी की हेल्प से स्लाइट चेंज आएगा करंट पे, बहुत ज़्यादा का वैल्यू नहीं चेंज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने निकले थे उतने पहुँच गए हैं। ठीक है, saturation current corresponds to the case when all photoelectrons emitted by the emitter plate C reach the plate A. We now apply a negative retarding potential to the plate A with respect to plate C। अब क्या हुआ कि अब बोला गया कि अब आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कीजिए, है ना, टू प्लेट A विद रेस्पेक्ट टू प्लेट C। मतलब प्लेट A के C के रेस्पेक्ट में आप इसको नेगेटिव दीजिए। पहले तो क्या हुआ था कि पहले हम A को पॉजिटिव दे रहे थे, अब बोला गया नेगेटिव अप्लाई कीजिए। तो व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स, मतलब जब बैटरी की पोलैरिटी हम रिवर्स करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड ओनली सफिशिएंटली
energetic electrons are able to reach collector A. The photo current is found to decrease rapidly until it drops to zero at certain sharply defined critical value of negative potential V naught. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल. फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V naught given to plate A for which photo current stops or becomes zero is called कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब जो भी स्टेटमेंट लिखा गया ना उसको आप यहां समझिए. यहां बोला गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे, कोई बात नहीं, बट बोला गया कि पहले जब हम बैटरी को ए को, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए को हम लोग, ये जो ए था ना, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था और सी को, मतलब ये कैथोड को नेगेटिव से और एनोड को पॉजिटिव से, जो कि कलेक्टर है ये. तो अब इसी ए को बोला गया कि पॉजिटिव की जगह पे आप नेगेटिव से कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, और जो सी जो कैथोड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पर सी से ए की तरफ ऐसे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले देखो यहाँ पर जब यहाँ से लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल के जाने की कोशिश कर रहा होगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करके इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा. तो इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ठीक है. तो बोल रहा है कि अब सी के रिस्पेक्ट में तो ए क्या है, नेगेटिव है ना, तो इसलिए बोल रहा है नेगेटिव पोटेंशियल. तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पहुँच गया था, एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पहुँचा था, एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पहुँच गया था. तो मुझे अगर करंट को ज़ीरो करना है तो मुझे तो इसको रोकना पड़ेगा, ये तो वैसे भी नहीं पहुँच पा रहे थे, और जब मैं इसको रोकूंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, ठीक है. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे इस पोटेंशियल को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते रहना, इंक्रीज़ करते 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 मुझे एक ऐसे वैल्यू तक लेके जाना है जिससे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना इंक्रीज हो जाए कि इसको भी वहाँ पहुँचने से रोक दे और खींच के कहाँ लेके चलाए, पॉइंट सी पर. तो वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, तो केमैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट. ई वी नॉट मतलब हो गया, वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ओके. तो अब ये हो गया यहाँ पर डिफाइन काइनेटिक एनर्जी का. तो अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कंप्लीट, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है. इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पर डिफाइन किया गया है. अब इसमें ग्राफ की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल और करंट का ग्राफ. तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ देखा कि करंट इंक्रीज पोटेंशियल से बहुत ही स्लाइट होता है, बट मेनली जो करंट इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी. अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो करंट भी बढ़ेगा. तो इसका ये जो ऑब्जर्वेशनल जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो ये है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है. एक्सपेरिमेंट से ऐसा ग्राफ बनाया गया है कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट से ऐसा ग्राफ बच्चों बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया. देखिए यहाँ पर करंट क्या है, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, तो देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि जब बैटरी नहीं देंगे तब भी तो करंट होगा ही, बट कम होगा. तो देखिए ये बैटरी वाला एक्सिस हो गया ना, तो अगर इस बैटरी का एक्सिस का यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा ना. तब भी देखिए करंट तो है ना, यहाँ पर करंट तो है ही, यहाँ से यहाँ तक करंट है पूरा, तो करंट है, ओके. बट अब देखिए करंट को जीरो करना है तो मुझे पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा. तो पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का लाइन ये है, तो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके जीरो होगा ना, ओके. सो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल. और देखिए अब ये इंटेंसिटी I1, अब थोड़ा सा करंट और बढ़ गया, दैट मीन्स कि इस वाले का इंटेंसिटी I2 ज़्यादा होगा I1 से, थोड़ा सा और करंट बढ़ गया, इसका मतलब कि I3 का इंटेंसिटी और ज़्यादा होगा I2 से भी, ओके. तो यहाँ पर ग्राफ में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ओके. नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है. अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जो है बच्चों,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा कंप्लीटली कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो वो Kmax इज इक्वल टू ई वी नॉट हो जाता है, ये आपको एक्सप्लेन किया था। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी से निकलता नहीं है। तो जो भी मोस्ट एनर्जेटिक होगा उसको रोकने के लिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ होता है। ओके, ये वाला पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिसका ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उसका करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर वी नोट दैट द सैचुरेशन करेंट्स आर नाउ फाउंड टू बी हायर वैल्यूज at higher values. This shows that more electrons are being emitted per second proportional to intensity of the incident radiation. Okay, मतलब इससे ये मालूम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेंस सेम, मतलब करंट तो चेंज होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, किससे? तो इंसिडेंट रेडिएशन को चेंज करने से। ओके, सो देखिए, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। उसी चीज़ को यहाँ पर भी रिपीट किया गया कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स एंड द एमीटर प्लेट मटेरियल। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स बोलने का मतलब क्या हुआ? एंड द एमीटर प्लेट मटेरियल बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो लाइट सोर्स लिखा है ना बच्चों, लाइट सोर्स का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से है कि लाइट सोर्स कैसा है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, इस पर डिपेंड करेगा कौन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वर्क फंक्शन मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन अगर आपको 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए, तो अब यहाँ से जो इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू होता है, अगर ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कराया जाए तो जो एक्स्ट्रा 0.8 यहाँ पर आ रहा है ना, वो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये चेंज कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एनर्जी चेंज होगा। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो एनर्जी इंक्रीज हो गया वहाँ फोटोन का, और अगर एनर्जी इंक्रीज करेगा तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीज होकर जा रहा है वो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट सोर्स एंड एमीटर प्लेट पे, कि इसका वर्क फंक्शन कैसा है। कम वर्क फंक्शन होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ मैंने कि Kmax डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमीटर एंड लाइट सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखिए द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने टोटल 3 इफेक्ट मतलब हम लोग को देखना है। पहला इफेक्ट था यहाँ पर इंटेंसिटी का, ठीक है, दूसरा पोटेंशियल का। देखिए पहला इंटेंसिटी, दूसरा हो गया बच्चों पोटेंशियल का, तीसरा है फ्रीक्वेंसी का। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी जस्ट मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, इंसिडेंट का एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ के 3.1 हो गया, तो अब ये 3.1 हो जाएगा और चाहिए कितना? 1.3। इसका मतलब 1.8 जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा करके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको आपको ज़्यादा एनर्जी दे करके रोकना पड़ेगा, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। डिफरेंट वैल्यूज़, एक्सपेरिमेंट से क्या मिला? डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बोला गया कि जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है बट सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये ऑब्जर्वेशन मिला है कि डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए बट सैचुरेशन करंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ है बच्चों, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। और ये एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है उसमें देखिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, साइन मत देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्या होगा V3, फिर V02, फिर V01। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसीज भी, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, उसी का फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, greater is the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Consequently, we need greater retarding potential to stop them completely. Okay, अब ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए हम लोग को उसको रोकने के लिए। If we plot a graph between frequency of incident and corresponding stopping potential for different metals, we get a straight line. ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ वगैरह है कि स्ट्रेट लाइन मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन तो होता है, बट इसमें एक चीज़ यहाँ पर दिखने वाली है कि फ्रीक्वेंसी के एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ये दोनों म्यू नॉट और म्यू नॉट डैश, ये दोनों हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन के अंदर वाला फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, क्लियर। सो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वैरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब अगर मटेरियल फिक्स है और उस पर डिफरेंट लाइट आप इंसिडेंट कराएंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि अगर आप ओरिजिन से पास कराएंगे इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जीरो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, बट फ्रीक्वेंसी जीरो तो हम बोल नहीं सकते स्टॉपिंग पोटेंशियल जब जीरो होगा तब, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पर जब आइंस्टीन का इक्वेशन, तो वहाँ से आपको ये मिलेगा, ये इक्वेशन, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आप यहाँ पर ज़ीरो भी करेंगे ना, जब आप ज़ीरो करेंगे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तब भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5/h के बराबर हो जाता है, मतलब ज़ीरो नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और जो ये सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आ रहा है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होने पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ लिखा गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। These observations have two implications. The maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with the frequency, ठीक है, but is independent of its intensity. Kinetic energy linearly vary करेगा frequency के साथ, but intensity पर depend नहीं करेगा। ये बहुत बार लाइन से आ चुका है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। और इसमें पूरा थ्योरी जो है इसके इतने बढ़िया से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है बच्चों कि अगर आप इसको याद कर लेना तो मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर ये वीडियोस कंप्लीट आप देख लें तो आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक लाइन पूरा इसका एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। अब सेकंड इम्प्लीकेशन देखिए इसका, फॉर अ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ। अब अगर कट ऑफ से कम लोगे तो फिर तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ इंटेंसिटी इज लार्ज। अब मान लीजिए कि ये मेटल बोलेगा कि भाई मेरा जो वर्क फंक्शन है, देखिए अब ये मेटल सरफेस बोलेगा मेरा वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन्स कि एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कितना हो गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच। तो अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे भी कम फ्रीक्वेंसी आप देंगे, आपने बोला ठीक है मैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराऊंगा वो म्यू नॉट म्यू, बट आपने बोला कि जो म्यू है वो कट ऑफ से कम है, तो कम होगा तो कैसे यहाँ से एमिट होगा, नहीं हो सकता है ना। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे यहाँ से निकलेगा ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर एजेक्ट होगा ही नहीं। तो उसी चीज़ के बारे में बोला गया कि आप इंटेंसिटी कितना भी हाई कर दीजिए, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया पार नहीं करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू लाइट।
सेलेनियम इज मोर सेंसिटिव दैन जिंक और कॉपर। ये जो सेलेनियम मटेरियल है ये कॉपर और जिंक से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। द सेम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस गिव्स डिफरेंट रिस्पॉन्स टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर। अल्ट्रा मतलब यूवी रेज जो होता है ना वो कॉपर में देता है, जबकि ग्रीन और रेड लाइट नहीं देता है। अगर आप ग्रीन लाइट या फिर अगर रेड लाइट इस पर इंसिडेंट कराएंगे ना कॉपर पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाएगा, नहीं करा सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट करा सकता है कॉपर पे। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिए। इसके बाद है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियस विदाउट एनी एपरेंट टाइम लैग। मतलब यहाँ पर ना ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता है, अगर होगा भी ना तो बहुत ही कम, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लैग कब हुआ। मतलब इसको आप मान लीजिए टाइम लैग होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल frequency of incident radiation. The photoelectric current is directly proportional to intensity. मतलब अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स हो और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दें, मतलब बार बार जो ये एमीटर था ना उस प्लेट को हम बार बार चेंज नहीं करें और लाइट का फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दें, तो जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो भी पढ़े हम उसी के बारे में बोल रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चों? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी देने पे, उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पे वहाँ पर कोई एमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता है। ये है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, मतलब एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है ये। अब जो ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, आज के इस वीडियो का, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है ना उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ जो यहाँ पर वेव वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में आइंस्टाइन, अभी जो देखिए ये वाला नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ओके, अभी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। The wave nature of light was well established by the end of the 19th century. The phenomenon of interference, diffraction, polarization were explained in a natural and satisfactory way by the wave picture of light. According to wave picture, light is an electromagnetic wave. मतलब जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर अ रीजन ऑफ स्पेस विच द वेव्स एक्सटेंडेड। मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी स्पेस में, किसी भी रीजन में। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो ये पूरा जो स्टेटमेंट्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये सारा स्टेटमेंट्स, ये सब स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पूरा समराइज करके यहाँ पर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, बट आपको फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि है क्या ये चीज़। देखिए लाइट का ना दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा किस पे बेस्ड था? पर तो ये था पार्टिकल नेचर पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आखिरकार हम पार्टिकल नेचर से ही इलेक्ट्रॉन को एमिशन क्यों करा पा रहे थे, हम वेव नेचर से क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो उसका रीज़न देखिए, वेव नेचर में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, मतलब पूरे स्पेस में ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पैकेट्स के फॉर्म में नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा ना वो एनर्जी उसके पूरे सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलना चाह रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करेगा, ये पूरे सरफेस से एनर्जी कलेक्ट करना शुरू करेगा। कलेक्ट करते करते हो सकता है इसको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, ठीक है, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो जब तक एनर्जी पूरा कलेक्ट नहीं करेगा तब तक बाहर निकलेगा नहीं।
तो ये तो फिर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं हुआ ना, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं हुआ ना। पहले एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, पूरे सरफेस पे फैल गया, तो पूरे सरफेस से थोड़ा थोड़ा एनर्जी कलेक्ट करके तब बाहर निकलेगा, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक को क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जाके फेल हो गया। आप देखिए यहाँ पर द वेव पिक्चर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ energy by electron takes place continuously over the entire wavefront of the radiation. It can take hours or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function and come out of the metal. ठीक है, तो बोल रहा है ना कि 1 घंटे मतलब आवर्स भी लग सकता है या फिर ज़्यादा भी लग सकता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इंस्टेंटेनियस होता है, एनर्जी इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये हो गया फेल होने का। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर कि इधर में एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्व करते करते ये थ्रेशोल्ड का जो कट ऑफ होता है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखिए, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, वेव की बात हो रही है, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर आर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। मतलब अगर इंटेंसिटी का रेडिएशन ज़्यादा होगा, मतलब रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई ईच इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज करता है, जबकि हम लोग पार्टिकल नेचर में और एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, फोटो करंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होता है। बट हम कभी भी ये नहीं देखे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया ही नहीं गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है, तो यहाँ से भी फेल हो गया। और इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या मतलब मिला हम लोगों को कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा है नहीं। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। तो यही पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो वेव थ्योरी फेल हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रोड्यूस करने में, ठीक है, सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही हो पाया था। ओके, तो यही पूरा कंप्लीट है आज के लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आइंस्टीन का इक्वेशन पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ बच्चों वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।